Hello friends, today we are going to discuss NTSC topic 5 economics, India's foreign trade. इससे पहले हम लोगों ने 4 टॉपिक किए हैं, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, यू कैन सी दैट. टोटल 6 टॉपिक्स हैं, ये 5th वन है. अब foreign trade means, first of all, what is foreign trade? Foreign trade means foreign trade is a trade between one country and the other countries. It's mentioned there, you can see. कि फॉरेन ट्रेड है क्या? इट इज अ ट्रेड बिटवीन वन कंट्री एंड द अदर कंट्रीज. अब होता क्या है कि गुड्स आर सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री. जब हम भेजते हैं, जब अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री को बाहर भेजते हैं सामान, तो इसको कहते हैं एक्सपोर्ट्स. ठीक है. और इंडिया जो मेनली एक्सपोर्ट करता है वो टी, जूट, जो मेन चीज़ें हैं, स्पेशली इंग्लैंड को. और जो गुड्स है हम दूसरी कंट्री से जो मंगवाते हैं, गुड्स दैट वी गेट फ्रॉम द अदर कंट्रीज, ठीक है, दे आर कॉल्ड इम्पोर्ट्स. तो इट मीन्स कि जो हम बाहर बेचते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट, जो बाहर से मंगवाते हैं दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट. ये सारी डेफिनेशंस ही हैं, वो अच्छे से हम लोग लर्न करनी है, क्योंकि डेफिनेशंस यही पेपर में आती है. काफ़ी छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है. फिर एक वर्ड है बैलेंस ऑफ ट्रेड. मैं हाईलाइट करता हूँ जो मेन क्वेश्चन है. बैलेंस ऑफ ट्रेड. अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या आ गया? द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन 1 ईयर इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड. मतलब एक साल में कितने पैसे का एक्सपोर्ट किया और कितने का इंपोर्ट किया, जो इन दोनों का डिफरेंस है ना, सो दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड. ठीक. और उसके बाद आ गया कि एक वर्ड है बैलेंस ऑफ पेमेंट. द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो पूरी कंट्री में हमारा जो जितना भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हुआ है उसकी टोटल वैल्यू है, उसका डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पेमेंट. तो ये आप लोगों ने लर्न करना करके. फिर अगर ट्रेड विद इन द कंट्री है तो हम लोग कहेंगे कि इंटरनल ट्रेड. अगर ट्रेड हम लोग कर रहे हैं, दूसरी कंट्री बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर सामान भेज रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे. और अब ये देखो कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा फेवरेबल है का अनफेवरेबल है, वो कैसे पता चलेगा? वो ये होता है कि अगर हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा है. अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, इफ़ एक्सपोर्ट्स आर मोर, अगर हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है और इम्पोर्ट्स कम है, तो इट मीन्स फिर तो अच्छी बात है, हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, सामान हमारा बाहर ज़्यादा जा रहा है, तो वो हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है. और अगर हमारे एक्सपोर्ट्स जो है कि हम बाहर सामान कम भेज रहे हैं और बाहर से मंगवा ज़्यादा रहे हैं, ठीक है, तो इट मीन्स वो बैलेंस है वो हमारा अनफेवरेबल है, तो ट्रेड हमारे लिए फेवरेबल नहीं है. मेन फेवरेबल तभी होगा जब बाहर सामान भेजेंगे. बाहर सामान भेजेंगे तो हम अपनी मर्जी के डॉलर्स मंगवा सकते हैं, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आएगी. बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, अगर हम बाहर से सामान ज़्यादा मंगवा रहे हैं, इट मीन्स हमारे सारे डॉलर्स बाहर जा रहे हैं, तो हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज मीन्स कि हमारे जो डॉलर्स हैं, जो सारे डॉलर्स हमारे कम हो रहे हैं, तो अनफेवरेबल से क्या होएगा, व्हाट विल हैपन, अनफेवरेबल से हमारी फॉरेन एक्सचेंज है वो फॉल करेगी, उसकी वैल्यू, उसका जो स्टोर है वो कम हो जाएगा और रिजर्व हमारे कम हो जाएंगे. और अगर हमारा फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होएगा तो इट मीन्स जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व है वो ज़्यादा हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि हम लोग फेवरेबल है तो हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, सामान बाहर ज़्यादा भेजेंगे, हमारे पास ज़्यादा पैसे आएंगे, पैसे नहीं डॉलर्स आएंगे, ज़्यादा डॉलर्स आएंगे, तो हमारे जो रिजर्व्स हैं डॉलर्स के, डॉलर्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर इट इज़ गुड फॉर द कंट्री. और जब फॉरेन की लायबिलिटी, मतलब जब फॉरेन के पैसे हमने ज़्यादा देने हैं तो वो अनफेवरेबल है. अगर फॉरेन से पैसे हमने लेने हैं पैसे, तो वो हमारे लिए फेवरेबल है. ये कुछ टर्म्स हैं विच इज़ वेरी नेसेसरी, आप लोगों को पता होनी चाहिए मेन. अच्छा, और उसके बाद आ गया कि नीचे आ गया डायरेक्शन. अब डायरेक्शन ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. डायरेक्शन होता है कि कौन सी कंट्री से हम लोग सामान मंगवा रहे हैं और कौन सी कंट्री को हम लोग सामान भेज रहे हैं. Direction of import and export means that countries from where India imports and countries from where India exports her goods. मतलब कहाँ से हम लोग मंगवा रहे हैं सामान और कहाँ भेज रहे हैं.
तो वो दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फ्रॉड, इंडियाज ट्रेड। अब क्या कि बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था कि इंडिया का जो मेन ट्रेड था, इंडिपेंडेंस से पहले हम लोग अंग्रेजों के गुलामी थे, है ना, तो इंडिया का जो मेन ट्रेड था वो इंग्लैंड और कॉमनवेल्थ कंट्रीज। कॉमनवेल्थ कंट्री मीन्स कि जो ब्रिटिश के अंडर थी, तो सारा सामान हमारा अंग्रेजों को ही जाता था इंग्लैंड के पास, और जो उसके गुलाम कंट्री हैं उनके साथ ही था। इसमें वो बता रहा है कि स्टार्टिंग में 34% जो एक्सपोर्ट और 31% इम्पोर्ट वो हमारा इंग्लैंड के साथ ही था। बाकी थोड़ा बहुत था कि जो नेबरिंग कंट्रीज जो कॉलोनीज थी, विच आर द कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिशर्स, कि उसमें आ गया श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, है ना, इन कंट्री के साथ हमारा ट्रेड था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस फिर इसमें डायरेक्शन में कोई चेंजेस आई हैं। क्या चेंजेस आई हैं डायरेक्शन में कि हमारा इंग्लैंड के साथ जो ट्रेड था वो कम हो गया, और फिर अमेरिका के साथ और रशिया के साथ वो ज़्यादा बढ़ गया है। और उसमें आ गया कि एक दो फुल फॉर्म्स भी पेपर में आ जाती हैं कि एक कम्युनिटी है, उसकी फुल फॉर्म है EEC, उसकी फुल फॉर्म पेपर में आ जाती है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। इसमें कंट्रीज जैसे बेल्जियम, फ्रांस, लक्समबर्ग, जर्मनी, नीदरलैंड, सारी यूरोपियन कंट्रीज आ गई, यूके, इटली, डेनमार्क, है ना, तो ये आ गई। इनके साथ भी हमारा EEC के साथ, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के साथ भी हमारा फिर क्या कि ट्रेड है वो काफ़ी बड़ा है। उसके अलावा हमने इंपोर्ट्स काफ़ी किए हैं, हमने मोस्टली इंपोर्ट्स वो किए हैं OPEC। अब OPEC तो OPC ओ जैसे क्या मैं हम लिख रहे हैं O, ठीक है, P E, ठीक है, और C, E हो गया और C हो गया, फुल फॉर्म पेपर में आ जाती है। OPEC है क्या है? ऑयल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये हमने लर्न करनी है। तो मोस्टली ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, दुबई, कुवैत, सारी कंट्री इसमें आ जाती हैं। तो यहाँ से हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट अपना जो ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं। और ये हो गया ये जो मेन क्वेश्चंस हैं, छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये मेन क्वेश्चंस है जो पेपरों में कवर होते हैं। तो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, जो फिफ्थ टॉपिक सॉरी, इंडियाज फॉरेन ट्रेड। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टॉपिक नंबर 6, वो है कि इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। दिस इज आवर सिक्स्थ टॉपिक, लास्ट टॉपिक NTSC का, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। अब इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया में तो फर्स्ट ऑफ ऑल यह कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्टार्ट किया था सीरीज ऑफ 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर्स की प्लान्स हमने शुरू की थी करके। तो जो 5 ईयर की प्लान्स है हमने वो ये वाली सिस्टम है, सारा सिस्टम अडॉप्ट कहाँ से किया करके, 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा रशियन रेवोल्यूशन। तो रशियन रेवोल्यूशन में थी USSR, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट कंट्रीज। तो आजकल उसको जिससे रशिया भी कह सकते हैं, रशिया मेन पार्ट आ गया। तो USSR जो रशिया भी कह सकते हो, तो वहाँ से हम लोगों ने सिस्टम अडॉप्ट किया है ये वाला 5 ईयर प्लान्स का। तो पेपर में क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम लोगों ने 5 ईयर प्लान्स का जो सिस्टम है वो कहाँ से शुरू किया, कहाँ से अडॉप्ट किया है। तो हमने अडॉप्ट किया है रशिया से अडॉप्ट किया है। और फिर पूरी कंट्रीज में हमने प्लानिंग करनी है। प्लानिंग करने के लिए क्या, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक प्लानिंग कमीशन बनाया है। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन सेटअप इन इंडिया। प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन 1950। इंडिपेंडेंस के बाद फिर इट वाज सेटअप इन 1950। तो ये आ गया। और अभी आप लोगों ने इकोनॉमिक्स बुक में पढ़ा भी होगा चैप्टर 2 में सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की जो प्लानिंग कमीशन है अभी ये ब्रेक हो गया है। अब इसकी जगह पे एक नया इंस्टीट्यूट आया है जिसका नाम है नीति आयोग, NITI, नीति आयोग भी कहते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्लानिंग कमीशन का न्यू नाम क्या है, नीति आयोग इसका न्यू नाम है। तो यहाँ ये भी आ सकता है कि नीति आयोग का ओल्ड नाम क्या है, तो वो आ गया प्लानिंग कमीशन आ गया, तो ये इसका ओल्ड नाम आ गया। 1950 में प्लानिंग कमीशन बना है। फिर हम लोगों ने फिर 1951 से क्या हो गया, सिंस 1951 कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ 5 ईयर प्लान्स हमने शुरू कर दिया करके। 5 ईयर प्लान्स कॉन्टिन्यूसली बनाने शुरू कर दिया हम लोगों ने। तो
फर्स्ट 5 ईयर प्लान अगर 1951 में शुरू हुई थी तो 5 साल लगा लो, 51 से लेकर 56 तक ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान है। फिर उसके बाद आगे सेकंड प्लान थी हमारी 56 टू 61, तो ये हमारी सेकंड 5 ईयर प्लान होगी। तो टेन्योर आप लोग से पेपर में पूछ सकते हैं कि सेकंड प्लान का टेन्योर क्या था, ठीक है। और एक जो चीजें हैं एक दो माइंड में रखने वाली, वो ये आएगा कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उसमें इंडिया ने किस बात पे एम्फेसिस किया था, उसमें था एग्रीकल्चर पे हमने ज्यादा स्ट्रेस किया था। जो सेकंड 5 ईयर प्लान है तो उसमें हमने स्ट्रेस किया था इंडस्ट्रीज के ऊपर। जो थर्ड 5 ईयर प्लान है 1961 टू 66, तो उसमें हमने फोकस किया था पॉवर्टी के ऊपर, टू रिड्यूस द पॉवर्टी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हो गया, 66 के बाद फिर गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान नहीं बनी थी ड्यू टू फ्यू रीजंस, तो उसमें एक एक साल की 3 प्लान्स बनी थी। मतलब 66 से 67, 67 टू 68, 68 टू 69, ऐसे 3 ईयर्स की 1 ईयर की 3 प्लान्स बनी थी। उसके बाद फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान शुरू हुई थी 69 टू 74, फिर वो कंटिन्यू सारे को चली जा रही है प्लान्स वैसे ही। अब लेटेस्ट पोजीशन क्या है, लेटेस्ट पोजीशन ये है कि 2012 से लेके 2017 तक 12th 5 ईयर प्लान चली है। फिर 12th 5 ईयर प्लान के बाद ये प्लानिंग कमीशन तो फिर खत्म हो गया करके, तो सिस्टम ये बंद हो गया 5 ईयर प्लान का सिस्टम। अब दिस नो 13th प्लान, पेपर में ये भी आ सकता है कि 13 प्लान का टाइम पीरियड क्या है। 13 प्लान कोई प्लान नहीं है, बस 12th प्लान हमारी बनी है 5 ईयर प्लान। तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। तो जो प्लान का जो पीरियड होता था, ठीक है, तो ये इन्होंने बता भी दिया कि 12th 5 ईयर प्लान वो कब शुरू हुई थी। जितनी प्लान शुरू होती थी वो 1 अप्रैल को शुरू होती थी। 12th 5 ईयर प्लान है वो जो शुरू हुई थी 1 अप्रैल 2012 को, और कंप्लीट कब हुई है 31 मार्च 2017। तो ये इसका टेन्योर है, पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द टाइम ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान, जो लास्ट प्लान थी हमारी, तो उसका है 2012 टू लेके 2017 तक आ गया। तो ये क्वेश्चंस है करने वाले। फिर डेफिनेशन है दैट वी हैव टू कीप इन माइंड कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, होती क्या है। इट इज अ प्रोसेस अंडर विच सेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर सॉट टू बी अचीव्ड। तो ये जो कुछ एक प्रोसेस है कि हमारे सेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, वो ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव करने होते हैं किसके थ्रू, प्लानिंग के थ्रू, एंड दैट प्लानिंग इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग। तो ये हमने करना है। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि इकोनॉमिक प्लानिंग का सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, वो रशिया से लिया है, ठीक। और इकोनॉमिक प्लानिंग में होता क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग यहाँ लिखा हुआ है कि डेफिनेशन डिवाइड कर दिया कि इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू द प्रोसेस वियर क्या होता है, ए सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी कीपिंग in view all the resources of country in a given period of time, maybe 5 years, ठीक है। It try to achieve predetermined objectives, जो पहले हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए तो उसको अचीव करने की कोशिश होती है हमारी थ्रू प्लानिंग्स। अब मेनली ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं जनरल प्लान्स के, 2 तरह के ऑब्जेक्टिव वो कह रहा है, इकोनॉमिक एंड सोशल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या आएगा, द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे जो फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ गया। तो इसके मेन इंडिकेटर्स क्या है, व्हाट आर मेन इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मेन इंडिकेटर्स हमारे आगे, इंक्रीज द ग्रोथ रेट ऑफ रियल नेशनल इनकम 284, एक ये लर्न करना आप लोगों ने। इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ रियल पर कैपिटा इनकम, ये हमारे 2 ऑब्जेक्टिव थे। अब आ गया इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना, जनरल टॉपिक है स्टैंडर्ड, ये तो इकोनॉमिक में आ गया। पेपर में आपको ये आ सकता है कि इनमें से कौन सा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है हमारा। अब अगर सोशल जस्टिस, सोशल में हमारा ये आता है, ये लिखा हुआ है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन हैव कंसीडर्ड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एज बेसिक गोल ऑफ पॉलिटिक्स। अकॉर्डिंगली मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज टू डिटरमिन द सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सो देयर आर सेवरल एस्पेक्ट्स। अब कौन से एस्पेक्ट्स हैं कि सोशल जस्टिस में हम लोग क्या करेंगे, नंबर 1 टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। ये हो गया कि इनइक्वालिटी टू रिड्यूस करना, हमने क्या रिड्यूस करना है कि जो इनकम में जो गैप है ना रिच एंड पुअर का, वो कम करना है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, और पैसे कुछ ही लोगों के पास है तो उसको हमें इक्वली डिवाइड करना है।
और एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट कहीं पे है, कहीं पे नहीं है। पंजाब हरियाणा में ज़्यादा है और बाकी उड़ीसा वगैरह में कम है, बिहार में कम है। तो हमने फिर बैलेंस डेवलपमेंट करनी है एग्रीकल्चर की हर जगह पे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो वीकर सेक्शंस है, बैकवर्ड सेक्शंस है, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। तो दीज आर फ्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो ये हमारे हैं जो हमारे इकोनॉमिक जो प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स है। और जो हमारे और इस ऑब्जेक्टिव्स के अलावा क्या होते हैं कि इंक्रीज द नेशनल इनकम, इंक्रीज पर कैपिटा इनकम, कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज करनी है, ठीक है। हमने रिफॉर्म्स करने हैं इन एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रेवोल्यूशन में, इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है ना। तो ये हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी सारी रिमूव करनी है। और फेल्यूर्स हमारे अभी तक क्या हुए करके, फेल्यूर्स यही कि जितनी स्टैंडर्ड लिविंग जितना हमने कहा था उतना अचीव हुआ ही नहीं, उतना राइज हुआ ही नहीं, प्राइसेस बढ़ी जा रहे हैं, ये हमारी फेल ही है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी जा रही है, दिस अगेन दिस इज फेल्यूर। एडमिनिस्ट्रेशन कोई अच्छा नहीं है, इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है हमारी कंट्री की। तो सेविंग बहुत कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रही है। तो ये हमारी कुछ फेल्यूर्स हैं। अगर कोई पूछे कि अचीवमेंट्स क्या है आप लोगों की, अचीवमेंट ये है कि ग्रोथ रेट हमारा जितना हमने कहा उतना तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ है कंपैरेटिवली। अगर इंडिपेंडेंस से लेके अब तक देखें तो ग्रोथ रेट हमारा काफी इंक्रीज हुआ करके। इंडस्ट्री प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, फॉरेन ट्रेड हमारा इंक्रीज हुआ करके, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारी कुछ सेविंग भी हुई है। तो ये हमारे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आप कह सकते हो थोड़े बहुत, कि मन को समझाने के लिए कि ये हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। जो टॉपिक है, अगर आप सुनो, छोटा सा टॉपिक है लेकिन एक दो क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट कि ये आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर होल इकोनॉमिक्स एनटीएससी। थैंक यू बच्चे, थैंक यू।